ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था। मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी, लेकिन जब उसने काली माँ के साथ ने उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया ना, उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे। उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई था। उस हवा ने नटराज जी के हर एक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। जय श्री राम। योगेश अनंतकाले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, पानीपत के बाद एक घटना पुणे में घटी थी। अब महत्वपूर्ण घटना तो इतिहास ने उसे बनाया, लेकिन ये बड़ा सामान्य घटना था। उसकी ओर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि लगती ये बहुत सामान्य है, लगती नहीं, ये सामान्य ही थी। लेकिन आगे 1948 तक इसका प्रभाव रहा। 1761 के वर्षा ऋतु में, यानी जनवरी में पानीपत हुआ, उसके बाद तुरंत 4-5 महीने के बाद मुंबई से पुणे एक गोरा वकील पहुंचा। इस वकील ने एक इत्थंभूत राजकीय परिस्थिति का वृत्तांत लंदन भेजा है। बड़ा सुनने पढ़ने लायक है वो। अंतर्गत कलह, सत्ता के स्पर्धा, सरदारों के आपसी हेवे दावे, इनका एक विस्तृत रिपोर्ट उसने तुरंत तैयार किया। आप ये देखो कि अंग्रेज इतने शातिर थे कि पानीपत से 4-5 महीने के बाद तुरंत उनका एक बंदा पुणे आता है। कोल्हापुर में राजाराम और राजसपाई पुत्र संभाजी, उस संभाजी का राज्यारोहण समारोह में भी ये गोरे अंग्रेज शामिल होते हैं। बाद में उसी संभाजी से 1765 में अंग्रेजों ने मालवण का समुद्री किला छीन लिया था। मैं जो बताना चाहता हूं मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि 1767 में बंबई ऑफिस का एक अत्यंत बुद्धिमान ऑफिसर मॉस्टिन पुणे आया था। मैंने मॉस्टिन के बारे में आपको बताया है। अब ये जो विस्फोटक परिस्थिति पुणे में निर्माण हुई थी 1767 में, उसको तुरंत भाप के मॉस्टिन ने ब्रोम जैसे तेज तर्रार युवा को मुंबई से पुणे बुलाया। नवंबर में मॉस्टिन पुणे आया। लगभग आगे 4 महीने मॉस्टिन पुणे में रहा और वहीं ब्रोम को भी उसने बुलाया और तुरंत पुणे से नासिक भेज दिया। ये तो हमने सुना है। इन शातिर अंग्रेज अफसर को किसी तरह मराठों में दरार पैदा करनी थी, तो वो लगातार 4 महीने मॉस्टिन कोशिश करता रहा। लेकिन मित्रों, मॉस्टिन जिस हवेली में पुणे रहा है ना, वही हवेली 1948 तक ब्रिटिशों के कब्जे में थी। ये है वो सामान्य घटना। लगती तो सामान्य है, लेकिन इसका समग्र परिणाम देखो। 1761 से 1948 तक एक जगह, भले 5,000 स्क्वायर फुट हो, 2 एकड़ हो, 2.5 एकड़ हो, पता नहीं कितनी एकड़ थी, लेकिन आज की डेट में वो 1.5-2 एकड़ का बंगला जरूर है। आज हम लोग जो देखते हैं, अब उस जमाने में कितना होगा पता नहीं, लेकिन जो भी है, गोरों की आवाजाही धड़ल्ले से उस हवेली में शुरू हो गई। एक
जहां नाना साहब ने वो अब्राहम पठान जो था ना, बूसी का सहायक, अब इस अब्राहिम खान पठान को नाना साहब ने पुणे में नौकरी दी थी। ये मैंने बताया आपको, जो 1761 में वीरगति प्राप्त हो गया। इब्राहिम खान की सहायता लेके फ्रेंच तोपों का कारखाना नाना साहब ने पुणे में शुरू किया था। ये भी आपने सुना है। उसी जगह, जिस जगह नाना साहब ने तोपों का कारखाना शुरू किया, उसी जगह खड़की में आज भी AK-47 और 202 की गोलियां बनाने वाली भारत सरकार की एम्यूनिशन फैक्ट्री है। ये वही स्थान है मित्रों। अब डॉट्स को जोड़ो जरा, तो आपको पता चलेगा कि उस एक हवेली जो अंग्रेजों ने हथियाई थी, उसका अब वटवृक्ष बन गया है, बरगद का। वो मरने वाला नहीं है। शनिवारवाड़ा से एम्यूनिशन फैक्ट्री बस लगभग 8-10 किलोमीटर दूर होगी, ज्यादा दूर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये मुंबई के रास्ते में है। लक्ष्य साफ हो तो लक्ष्य प्राप्ति करना आसान होता है। हो गई ना? अंग्रेजों के प्रयत्न देखो, उस लक्ष्य के पीछे भागना देखो। इसके लिए मैंने ये अति सामान्य घटना आपको बताई। सभी वॉइसराय के चर्चे तो लगातार होते रहते हैं, लेकिन ये हमारे जो तेज तर्रार उनके अफसर थे, जो राष्ट्र प्रेमी अफसर थे, वॉल्टर हो गया, वॉटसन हो गया, ग्रिफिथ हो गया, मॉस्टिन हो गया, ब्रोम हो गया, ये इंग्लैंड के रियल हीरो है। इनकी चर्चा इंग्लैंड में भी बहुत कम होती है, दुर्भाग्य है। 1757 में हमने देखा है, अकेले बड़े भाई हैवलॉक को अपने बुद्धि के बल पे उसने 4 महीने में मात्र पंजाब को शांत कर दिया था। देखा ना आपने, सुना भी होगा। और आगे फिर मई 1857 के बाद भारत भर जो संग्राम छिड़ गया, लेकिन इसमें आप पंजाब को नहीं दिखते। पंजाब को हैवलॉक ने अलग रखा था अपनी बुद्धिमत्ता के जोर पर। 1757 के स्वातंत्र्य समर में मित्रों, पंजाब या राजपूताना कोई बड़ी घटना, वो नसीराबाद की एक घटना छोड़ दो, वो राजपूताना की, लेकिन कोई बड़ी घटना आपने सुनी है कि भाई 25 गोरों को मार दिया, 10 गोरों को मार दिया, ऐसा कुछ बड़ी घटना आपने सुनी है? नहीं सुनी होगी। इसका सारा श्रेय हैवलॉक बंधुओं को हमें देना ही पड़ेगा। और यहाँ 18वीं शताब्दी में हिंदवी स्वराज्य के जो आधार स्तंभ थे, लगभग मोटा मोटी हम 4 पकड़ते हैं: शिंदे, होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और पेशवे। चारों के जरा घर में झांक के देखो। पानीपत के बाद उत्तराधिकारी के अखंड झगड़े हमको दिखते हैं। 61 में नाना का निधन हुआ, 66 में मल्हारबा का निधन हुआ और 68 में दमाजी गायकवाड़ का निधन हुआ। 61 के बाद नाना के निधन के बाद जो घमासान हुआ है, वो तो हम आज सुन ही रहे हैं। राणोजी शिंदे के मित्रों 4 पुत्र थे: जयाप्पा, दत्ताजी, ज्योतिबा और तुकोजी। ये राणोजी शिंदे और मैनाबाई शिंदे यानी निम्बाबाई शिंदे के इन दाम्पत्य के 4 पुत्र थे, जिन्होंने युद्ध भूमि में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हिंदवी स्वराज्य के लिए। राणोजी शिंदे की एक द्वितीय पत्नी थी, खांडा रानी चीमाबाई। इस खांडा रानी चीमाबाई के पुत्र थे महादजी। 1761 में पानीपत में, जैसा आपने सुना है, महादजी गंभीर घायल हो गए थे। एक पठान था राणे खान। राणे खान ने उन्हें बचा के सुरक्षित स्थान पहुंचाया और जिंदा रखा। महादजी इस घटना में
पांव से कायम स्वरूपी अपंग हो गए। पानीपत में अखंड महादजी अपने भाइयों के साये में ही रहे और साथ भी उन्होंने दिया, लेकिन वो साये में रहे। एक रेफरेंस आता है मित्रों अहिल्याबाई होळकर के आत्मचरित्र में। वहां पे अहिल्याबाई होळकर ने लिखा है कि पाटिल बाबा और हम समवयस्क है, यानी हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि 1727 के आसपास के यानी 6 से 15 महीने आप पकड़ लो। इन महीनों में महादजी का जन्म हम मान सकते हैं। वो AI गूगल की बकवास वो छोड़ दो। महादजी के जो चरित्रकार है श्रीयुत नातू, वो भी यही मानते हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि आपसी मतभेद हो या टिपिकल महिला दाक्षिण्य जो कहते हैं ना हम, वो घर का झगड़ा हो। पाणिपुत पूर्व काल का महादजी का इतिहास आज उपलब्ध नहीं है। कम से कम इन 15 वर्षों में मैंने तो नहीं पढ़ा है। अब श्री नातू जी ने जो लिखा है वस्तुतः वो महापराक्रमी जो उनके 4 सौतेले बंधु थे उनके सहायक महादजी के रूप में उनका इतिहास नातू जी ने लिखा है। पढ़ के लगता है कि घर में महादजी को बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ी होगी। कारण भी है, यही कारण है मित्रों कि महादजी हमको महाकाल नगरी उज्जैनी में ज्यादा नजर आते हैं। मैंने बार बार बताया है कि महादजी उज्जैनी से निकलते हैं, उज्जैनी में आते हैं, उज्जैनी से पत्र लिखते हैं। लेकिन आपने मेरे ये मराठे शाही के 15-20 एपिसोड अगर सुने हैं तो आपको याद होगा कि राक्षस भुवन के संग्राम तक महादजी का सिर्फ कई कबार मैंने बातों में रेफरेंस आया है। पेशवाओं का शिंदे परिवार से नम्रता पूर्वक जो व्यवहार है वो तो हमें समझ आता है, क्योंकि भाई शिंदे परिवार के 5 महापुरुषों ने हिंदवी स्वराज्य की मनोभावे सेवा करके अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। सीधी बात है, पेशवा को उनको आदर दिखाना ही दिखाना था। राक्षस भुवन के लड़ाई के बाद माधवराव ने बड़ी सूचकता पूर्वक महादजी को सरदार की प्रदान की है, क्योंकि लगता है कि माधवराव ने सिर्फ उनकी प्रतिभा, महादजी के शौर्य को पहचाना था। सीधी बात है, उन माधवराव का ज्यादा झुकाव भी महादजी की तरफ था। बस राघोबा दादा के बैड बुक्स पे महादजी का नाम आना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि माधवराव का झुकाव महादजी की तरफ था। ये कारण पर्याप्त है। पेशवाई की लालच में दादा किस हद तक गिरा ये बताने की आज मुझे जरूरत नहीं है, काफी सारी बातें हमने सुनी हुई हैं। पेशवाओं का गृह कलह अंदर का था, तो महादजी का आलिप्त रहना भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि महादजी शिंदे के लिए दोनों स्वामी थे। हाँ, महादजी शिंदे स्वयं मनुष्य में स्वयं पूरा का पूरा कफल्लक था, उसके पास पैसा ही नहीं था, है ना। अपने परिवार में वो जगह अभी तक नहीं बना पाए थे। इन 4 सौतेले भाइयों की जो पत्नियां थी ना, उनका व्यवहार भी महादजी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था, और यही कारण है कि दादा ने मानाजी शिंदे को आगे बढ़ाया। आप देखोगे कि घोड़प के दादा के साथ जो पेशवा की लड़ाई हुई, उस झड़प के बाद जहां दादा कैद हुआ, महादजी पूरे वाकिया से हमें अलिप्त दिखता है। पानीपत की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल होने के बाद लगभग 1765 तक महादजी राजकीय पटल से ओझल नजर आते हैं। राणोजी की पत्नी सौतेली माँ निम्बाबाई, माता खांडा रानी चीमाबाई,
जयाप्पा की सखूबाई, दत्ताजी की भागीरथी बाई, ज्योतिबा की सगुणाबाई। अब ये सब महिला परिवार जो था ना, वो ग्वालियर में ही राजवाड़े में था। जम के और बड़े हंसी मजाक में सत्ता का उपभोग ये परिवार पूरा ले रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में हमारा लालची षड्यंत्री दादा निष्कांचन महादजी को भला क्यों नजदीक करेगा बताइए? उसे स्नेह क्यों बढ़ाएगा? कोई मतलब ही नहीं बनता ना। खांडा रानी माता जी यानी खांडा रानी यानी जिसका तलवार के साथ ऑलरेडी विवाह रच दिया गया है, ऐसी महिला। अब ऐसी ये हमारी खांडा रानी सारे परिवार की जो इतर महिलाएं थी ना, वो महादजी को दासी पुत्र समझने लगी थी। इस वैगुण्य से जूझने के लिए महादजी को लगभग आगे 10 साल लगे मित्रों। अच्छा, उनकी आयु देखो, उनकी आयु कोई 5 साल 8 साल तो थी नहीं, 34-35 वर्ष का ये महापराक्रमी युवा महादजी था। लेकिन अंदर ही अंदर लगता है ये युवा महादजी निराशे के गर्क में चला गया था, क्योंकि ये जो उनकी जो सौतेली भाभियां थी ना, वो तो टोका टोकी तो करती ही होंगी, क्योंकि वो तो दासी पुत्र तो जाहिर रीत्या सार्वजनिक रीत्या महादजी को बुलाती थी। बताइए, 1768 में पहली बार उन्हें संपूर्ण नेतृत्व की जिम्मेदारी माधवराव से मिली और माधवराव ने उसे उत्तर दिशा में भेज दिया। गुरुजी सरदेसाई जी ने लिखा है कि इन 7-8 साल में के अज्ञातवास के बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली, ना राज्याध्यक्ष को मिली तो यदुनाथ सरकार जी को भी नहीं मिली होगी, क्योंकि वो बंगाल में बैठ के राजाध्यक्ष और सरदेसाई गुरुजी का ही इतिहास पढ़ते रहते थे। हाँ, कोटा के दफ्तर, गुरुजी कहते हैं कोटा के दफ्तर के कागजातों में उन्हें कुछ नए उल्लेख महादजी के संदर्भ में जरूर मिले हैं। 1761 के बाद तुकोजी पुत्र केदार जी, अब आप गूगल करोगे तो गूगल वाले उनको कादर जी संबोधित करते हैं, बिना वजह करते हैं। इतने हलकट है ये गूगल वाले। उनका नाम शुद्ध केदार जी था, ना कि कादर जी था। केदार जी तुको जी के पुत्र थे, यानी महादजी के क्या कहते हैं, भतीजे थे। डायरेक्ट ब्लड लाइन के मित्रों, शिंदे परिवार में ये 2 ही पुरुष बचे हुए थे, तो जाहिर है शिंदे दौलती में कायदेशीर वारस मात्र ये 2 थे। लेकिन हमारे षड्यंत्री दादा ने केदार जी को अपनाया और दासी पुत्र का बहाना बनाकर महादजी को नकारा। षड्यंत्री और लालची तो था ही ना दादा, लेकिन स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त केदार जी से दादा के तार बिल्कुल कभी नहीं जुड़ने वाले भी नहीं थे, है ना। अब वो देख के केदार जी को दादा ने हटाया और माना जी को सेंटर स्टेज में लेके आया। अब ये माना जी ये राणोजी शिंदे के एक दूर के चचेरे भाई थे, साबाजी शिंदे। ये उनके पौत्र थे। माना जी शिंदे ये पौत्र थे। अटक में भगवा लहराने का श्रेय मित्रों साबाजी शिंदे को जाता है। तो दादा से उनकी नजदीकियां 1755 से चली आ रही थी और वो आप समझ आती हैं। उसके पुत्र से हमारे जो ये नाना फडणवीस जैसे अधिकारी थे ना, उनसे गंभीर मतभेद थे। तो उनके पुत्र का पुत्र माना जी का भी नाना फडणवीस से गंभीर मतभेद हुआ था। दादा का साथ देने के लिए मानाजी शिंदे को ये पर्याप्त कारण मिल गया था। मराठी इतिहास में मित्रों मानाजी शिंदे को
फाकड़े नाम दे दिया गया है और फाकड़े के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। इसकी डेफिनेशन में दूंगा, अभी समय नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 1763 में मित्रों साबाजी और उनके पोते मानाजी दोनों पेशवा विरोधी गुट में शामिल हो गए थे। महादजी और उनकी माताजी दोनों को कोई ग्वालियर में अधिकार ही नहीं दे दिया था। ना निर्णय लेने का अधिकार था, ना सुनाने का अधिकार था। महादजी सचमुच एक कठिन जीवन जी रहे थे। वंदे मातरम।